ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये एक हॉरर स्टोरी है, ठीक है। इसको हॉरर स्टोरी के जैसे लेना है, ठीक है। वैसे तो ये एक प्रकार का राइट है जो कि इंडिया के सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है तो आपको डेफिनेटली ये राइट जो है यूटिलाइज करने का मौका जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद आप एक बार इस राइट को यूटिलाइज कर लो, उसके बाद आप जिंदा रहो ना रहो ये कौन देखने वाला है भाई मेरे, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द डार्क टेल ऑफ JIGL। ये एक हॉरर स्टोरी है, ठीक है। इसको हॉरर स्टोरी मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है मोटा मोटा समझना है अभी, ठीक है। एक बार राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंडिया के सिटीजन को राइट देकर रखा है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट का बिलोंग करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अपना ICSI, ठीक है, ये आता है अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। ये एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाता है ICSI, ICAI, ये भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। CBI, ठीक है, ये तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, ये भी आ जाते हैं अपने पब्लिक अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। फिर अपना बताओ KMP, मैं कलकत्ता का बताता हूँ, KLP मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल काउंसिल, समझ में आ रहा है। फिर अपना ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सारे कहाँ पर आ जाते हैं, पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन के अंदर। तो मोटा मोटा ये समझो कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी सेटअप इंस्टीट्यूशन जो है वो कहा जाता है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा चैप्टर पहले समझ लो। तो इस चैप्टर में क्या देखेंगे हम लोग, इंडिया के सिटीजन को राइट मिलता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकता है और उसको जो है आंसर देना ही होगा। पब्लिक अथॉरिटी को, इंडियन सिटीजन ने अगर कोई भी क्वेश्चन किया है तो पब्लिक अथॉरिटी को आंसर करना ही होगा अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब डार्क स्टोरी ये है इस एक्ट के बारे में कि बहुत लोग जो है, बहुत लोग, ढेर सारे लोग जिन्होंने भी RTI किया है, क्या किया है बताओ, RTI किया है, उनको या तो गोली मार दिया गया है, ठीक है, गोली, या तो उनको फॉर एग्जांपल टॉर्चर किया गया है, ठीक है, टॉर्चर किया गया है, किडनैप किया गया है, ठीक है, किसी को तो जला भी दिया गया है, समझ में आ रहा है, बर्न्ड अलाइव, समझ में आ रहा है। बहुत खतरनाक चीज़ जो है, घटना जो है घटते रहते हैं उन इंसानों के साथ जो राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों सर, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो लिस्ट है ना, किस इंसान के साथ कौन से केस को लेकर ये घटना घटा है, वो सारा मैं इस चैप्टर के एंड में आपको दिखाऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाऊंगा मैं, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट नहीं चाहता, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हो सत्ता में, समझ में आ रहा है, वो नहीं चाहता कि वो जो डार्क सीक्रेट्स है गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी उंगली उठाए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पता लग गया है, आप बहुत स्मार्ट हो, तो गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट का गलती है तो गवर्नमेंट हाथ पैर मार के बहुत कुछ करता है उसको बचाने के लिए, ठीक है। एक है गवर्नमेंट का गलती, नहीं, यहाँ पर 100% गवर्नमेंट का गलती नहीं होता है। आपने सपोज किसी बहुत बड़े बिल्डर के अगेंस्ट RTI किया है कि इस मतलब वो जो बिल्डर है वो एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर काम करता है, ठीक है, और वो पकड़ लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना रहा है, और उसका जो ट्रांसपोर्ट बनाने का जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वो बहुत बड़ा एक ब्रिज बना रहा है, ठीक है, और वो जो फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर बना रहा है। अब वो जो फ्लाईओवर बनाने में जो उसने सीमेंट यूज़ किया था बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी का था, ठीक है, कभी भी फ्लाईओवर जो है टूट के गिर सकता है, ठीक है। तो आपने उस सीमेंट का सैंपल जो है वो ले लिया है, ठीक है, चुपके से जाके सैंपल ले लिया है, फिर आपने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, आपको पता लगा कि सैंपल बहुत घटिया है, सीमेंट बहुत घटिया यूज़ कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, तो आपने RTI कर दिया। RTI करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन करके आपने सारे इन्फॉर्मेशन मांगे कि कौन सा सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उसका सैंपल
कौन सा मतलब क्या किस प्रकार का कौन से ग्रेड का फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। उसको काउंटर करने के लिए इसके पास प्रूफ है कि आरटीआई में जो लिखा है फॉर एग्जांपल जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया गया है वो गलत है। उसको काउंटर करने से उसके पास प्रूफ तो है क्योंकि वो लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत पोर्शन लेकर जाके उसमें टेस्ट कराया। समझ में आ रहा है? तो ये जो केस है ना, ये इसके पास इतना पावर होता है इंसान के पास, वो केस कर देगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम बहुत बड़े कंट्रैक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम जो है घटिया क्वालिटी के चीज़ यूज़ कर रहे हो। और जब मैं आरटीआई करके पता लगाता हूँ तब तुम बोलते हो कि तुम बहुत अच्छा यूज़ करते हो, लेकिन जब मैं सैंपल लेकर टेस्ट कराता हूँ वो बहुत घटिया रहता है, तो आप जो है फ्रॉड कर रहे हो। तो इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या आपको जीने देगा? बताओ ना ज़रा, नहीं ना। तो ऐसे भी चीज़ होते हैं। समझ में आ रहा है? सर एक बात बताइए ना, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पता लगता है कि मैंने आरटीआई किया है? बताओ, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पता लगेगा? आप जो आरटीआई करते हो वो एक इंसान के थ्रू करते हो, ठीक है। उन इंसान का नाम होता है क्या? बताओ, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये होता है इंसान। इस इंसान को आप एप्लीकेशन भेजते हो कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इंसान जाएगा बिल्डर के पास, ठीक है, उस पब्लिक अथॉरिटी में जो काम कर रहा है बिल्डर, उसमें जाएगा बिल्डर के पास, पूछेगा कि इन्फॉर्मेशन दो मेरे को। तो अल्टीमेटली बिल्डर से ही तो इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना PIO, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि रियल लाइफ का बता रहा हूँ मैं, PIO जो है वो रहता है करप्टेड। वो जाके बिल्डर को बता देता है कि भैया तुम्हारे पीछे आदमी लग चुका है। समझ में आ रहा है? ये आदमी लग चुका है, ठीक है, राम करके एक बंदा है, ये तुम्हारे पीछे लग चुका है, जाके इसका कुछ करो। बिल्डर फिर इसको पकड़ता है, किडनैप करता है, जलाता है, मारता है, टॉर्चर करता है, बहुत कुछ हो जाता है। ये है असली राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट, ठीक है। ये जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ाने के टाइम में कोई भी टीचर ये बताता नहीं है, ओनली फॉर वन रीज़न कि बच्चा जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपको बताऊँ कि कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा गलत है। कोई भी एक्ट अगर उसमें लूप होल है वहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा। समझ में आ रहा है? आपको जानना ये आपका राइट है, ठीक है ना। तो एट दी एंड जो है सारे प्रूफ के साथ, मैंने जो भी बोला है सारे प्रूफ के साथ एट दी एंड, इस चैप्टर के एंड में मैं आप लोग को बताऊँगा कि भैया ऐसा होता है, देखो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर को आराम से पढ़ना है, जितना मैंने बोला है सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मूड ठीक करो और चलते हैं चैप्टर को पढ़ने। है चैप्टर अपना लेसन 16 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ना बेटा, इंट्रोडक्शन का कोई दरकार नहीं है, सीधा यहाँ से करेंगे हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ये करेंगे यहाँ से। अच्छा, बहुत ध्यान लगा कर करना है, ठीक है। एक भी सेकंड अगर ध्यान भटका तो आप लटके, समझे, लटक जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक सेकंड जो है बहुत कीमती है। मैं कुछ भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी से जल्द चैप्टर को ख़त्म करना है। सैलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट का फीचर्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आता है। द RTI एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. It provides a very definite day for its commencement, that is 120 days from its enactment. तो ये कमेंस कब किया, ठीक है, ये एक्ट जो है वो कमेंस कब किया? जिस दिन इस एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ, ठीक है, जिस दिन ये एक्ट लाया गया, ठीक है, उससे 120 दिन बाद इसका कमेंसमेंट हुआ, ठीक है, कमेंसमेंट हुआ। तो ये एक्ट कब लाया गया बताओ ना जरा? 15 जून, बताओ, 15 जून 2005 में ये एक्ट जो है वो लाया गया, ठीक है। और इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 120 डेज काउंट करो, 12 अक्टूबर 2005, ये है आपका कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और ये है अपना इनैक्टमेंट डेट, साइड में लिख लेना है ये चीज़ अच्छे से। इट शैल अप्लाई टू पब्लिक ऑथोरिटीज़, इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे पब्लिक ऑथोरिटीज़ का आगे चल के, तब आपको क्लियर होगा कि पब्लिक ऑथोरिटीज़ किसको कहा जाता है। All citizens shall have the right to information subject to provisions of this act,
ठीक है। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट जो है वो तो है, लेकिन जितना इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, जितना इस एक्ट में हम लोग ने लिख के रखा है, सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, उससे ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। किसको अप्लाई करेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, और विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील, ठीक है, विद द रिक्वेस्ट। तो ये जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और फीस भी लगेगा। फीस विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फीस भी लगता है। जैसे ICSI मैंने आपको बोला है, ये गवर्नमेंट का बॉडी है ICSI। तो आपने जो एग्जामिनेशन में आंसर लिखा है ना, वो आंसर का कॉपी आप RTI के थ्रू जो है वो मंगा सकते हैं। टेंशन मत लो, ये छोटा सा चीज़ है, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है ना, आप बिंदास मंगवाओ ये वाला चीज़, आपके आंसर पेपर। 10 रुपये लगता है पर पेज का, ये सबसे सस्ता है। ठीक है, ICSI के थ्रू में जो मिलता है वो थोड़ा महंगा आता है, और ये सबसे सस्ता है। RTI का लगता है 10 रुपये पर पेज का। किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा कि RTI करते कैसे है। ठीक है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8। कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि सेक्शन 8 और 9 में कवर होता है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। ये एक्ट कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, जो इंफॉर्मेशंस मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है, इंफॉर्मेशन इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। और एक बात सुनो, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, जो कि शेड्यूल 2 में कवर है, शेड्यूल 2 में जितने भी इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। ठीक है, एक्ट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड, ये भी एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट से। ठीक है, समझ चुके हैं, ये सारे साइलेंट फीचर्स जो है वो कवर हो चुका है, अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव पढ़ के बहुत हंसी आएगा। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। द RTI एक्ट वुड रिवील द 4 मेजर एलिमेंट्स objectives required to ensure good governance are greater transparency in functioning of public authorities। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा पब्लिक ऑथोरिटीज़ से, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। राइट, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट आपको बोल रहा है, भैया सुनो ना, हम जो डिसीजन लेते हैं ना वो आपसे पूछ कर लिया जाएगा। समझ में? सुनो ना, बात सुनो ना, हंसी आएगा। सुनो, गवर्नमेंट बोले कि इस एक्ट के थ्रू से पार्टनरशिप जो है वो बढ़िया रहेगा। किसका? सिटीजनशिप और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप जो है वो अच्छा बिल्ड होगा, सो दैट गवर्नमेंट और सिटीजन्स जो है वो मिल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो लोग हाथ बटाए। बेटा डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेता है, हम तो कुछ लेते नहीं, हम तो सिर्फ वोट करने जाते, वही अपना एक लौता डिसीजन रहता है। ठीक है, फिर देखो, बोले इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। चल झूठा, बोले कि अकाउंटेबिलिटी में इंफॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर पब्लिक पूछता रहेगा, बार बार पूछता रहेगा कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रहेंगे। ठीक है, वो दे आर अकाउंटेबल फॉर ऑल दी मनी, फॉर ऑल दी फंड्स। कौन सा हिसाब मिलता है? अभी भी तो हिसाब नहीं मिलता है, तो झूठे मूठे लिख के रखे इधर पे। फिर देखो, रिडक्शन इन करप्शन। ओरे बाप रे, दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन कम होने के लिए ये कर रहे हैं। लास्ट में जो मैं आपको नाम दिखाऊंगा ना, आपके जो नस जो है वो फट जाएगा, मतलब इतना गुस्सा आएगा। करप्शन तो भर के है। ठीक है, भर के है करप्शन। अंडरस्टूड? आ जाओ। बोले कि करप्शन इधर पे रिड्यूस करने में हेल्प होता है। ठीक है, ये है अपना ऑब्जेक्टिव, किसका? RTI एक्ट का। लिख सकोगे एग्जामिनेशन में, अच्छे से लिख देना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं लिखना है, जो बुक में लिखा है वो लिखना है। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं लिखना है, एकदम पॉजिटिव सुंदर लिखना है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया ऐसे। ठीक है, सब बढ़िया है मोदी जी, सब बढ़िया ऐसे करके लिखना है। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पब्लिक ऑथोरिटी। ठीक है, पब्लिक ऑथोरिटी देखेंगे हम लोग। पब्लिक ऑथोरिटी के डेफिनेशन में आता कौन है? ठीक है, बोले मीन्स पब्लिक ऑथोरिटी मीन्स एनी ऑथोरिटी
और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ये सारे लोग। तो कोई भी ऑथोरिटी हो सकता है, बॉडी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कौन कौन, किसने स्टैब्लिश किया या फिर किसने कॉन्स्टिट्यूट किया। स्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश किया हो, या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टैब्लिश किया हो, या फिर कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के, कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है अभी वो नोटिफिकेशन निकाल के किसी को भी पब्लिक ऑथोरिटी घोषित करे, वो पब्लिक ऑथोरिटी बन जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, टेंशन मत लो। बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये है जैसे कि सीबीआई, ठीक है, सीबीआई लिख दो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है ना सीबीआई। फिर बताओ ना पार्लियामेंट ने क्या क्या इनेक्ट किया, पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट कौन से एक्ट पास करके लेकर आए, ICSI, ICAI, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दो CACS, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कलकत्ता का लिखता हूँ मैं, ठीक है, KMC, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वैसे आपके जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी रहेगा यही। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है। और नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के किसको पब्लिक ऑथोरिटी घोषित कर दिए, बताओ ना यार। नोटिफिकेशन निकाल के ROC को बनाए, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ, आप नॉर्मली जो है याद रख सकते हो, ठीक है। और बोले एंड इंक्लूड्स बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बोले कोई भी बॉडी या तो गवर्नमेंट ओन कर रहा हो, या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा हो, या सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रहा हो। सब्सटेंशियली तो पता ही होता है ना, 20% रहता है, 20% या उससे ज़्यादा फाइनेंस कर रहा हो, ठीक है। या फिर कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा हो, ठीक है। बाय कौन फाइनेंस कर रहा है भाई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली फाइनेंस कर रहा हो या तो इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहा हो, ठीक है। बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। तो ये सारे जो है ना ये आ जाएंगे आपके पब्लिक ऑथोरिटी के डेफिनेशन में। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड किसको कहा गया है। इधर पे इसको सिर्फ देखना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बोले रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स आता है, मैन्यूस्क्रिप्ट आता है, फाइल्स आता है। बोले कि माइक्रोफिल्म आता है, छोटे छोटे फिल्म्स, माइक्रोफिशी एंड फैसिमाइल, ठीक है, कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फिर बोले रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉयडर्ड इन सच माइक्रोफिल्म, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। मोबाइल से कोई भी फिल्म चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो चल रहा है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। तो रिप्रोडक्शन ऑफ, बताओ ना ज़रा, इमेज और इमेजेस एम्बॉयडर्ड इन सच माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म मतलब वो छोटा मोटा फिल्म जो चल रहा है, छोटा फिल्म, ठीक है ना। हाँ जी, तो छोटे फिल्म से अगर आप क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, या कहीं से भी कोई भी फिल्म हो जाए वहाँ से आप क्या कर रहे हो बताओ ना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। तो वो भी कवर होता है रिकॉर्ड में। और बोले कि एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं रिकॉर्ड्स में। तो इन सारे डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से करना, एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है, डेफिनेटली आता है रिकॉर्ड्स का, फिर पब्लिक ऑथोरिटी का, बहुत बार पूछे, ठीक है। जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे आपको पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं, ये घर पे कर लेना, ये होमवर्क है। इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं मैं एक बार करा देता हूँ। मीन्स एनी मटेरियल इन्फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, ठीक है। इतना तक जो है मैंने करा दिया, बाकी जो है आपका होमवर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक। इन्फॉर्मेशन क्या है वो पता कर लेना, ठीक है ना। अरे भाई सब कुछ है इन्फॉर्मेशन। इधर पे देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको कहा गया है। चैप्टर तो पढ़ रहे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको कहा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल, आप एक्सेस कर सकते हो, क्या बताओ, इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, अंडर दिस एक्ट, ठीक है। फ्रॉम किससे बताओ ना, पब्लिक ऑथोरिटी से।
और किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टेकिंग नोट्स, आप नोट्स लिख सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ले सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, तो आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो खुद से जाके, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल ऑफ मटेरियल्स, आप जो है मटेरियल्स का सैम्पल ले सकते हो, समझे। और ये सब जो है ना थ्रू दिस एक्ट, ऐसा नहीं कि आप चुपके चुपके जाके सैंपल ले लिए, पकड़े गए तो पीट दिए जाओगे, समझे ना, पकड़े गए तो पीट दिए जाओगे। आपको पहले अप्लाई करना होगा, और आपने अगर अप्लाई किया तो वो सच में थोड़ी ना वो मटेरियल आपको देगा जो वो सच में यूज़ कर रहा है, वो तो अंबुजा सीमेंट निकाल के देगा ना आपको। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यही है बेटा ड्रॉबैक इसका, इस एक्ट का। अच्छा देखो इधर पे और क्या बोले, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स, तो ये सारे जो है इस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रो प्रिंट आउट्स, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, बस हो जाएगा, हो जाएगा, ईजी है राइट टू इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन, ठीक है। फिर थर्ड पार्टी किसको कहा जाता है, ये होमवर्क है। पब्लिक ऑथोरिटी का क्या क्या ड्यूटीज है बताओ ना जरा, पब्लिक ऑथोरिटीज का क्या क्या ड्यूटीज रहता है। अच्छा एक सेकंड भी जो है ना आपको मिस नहीं करना है, एक सेकंड भी अगर आपने ध्यान इधर से उधर भटकाया तो खत्म बात, ठीक है, गया, फिनिश, डन, टाटा, बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सेकंड भी ध्यान नहीं भटकाना है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी, मतलब पब्लिक ऑथोरिटी का क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या ड्यूटीज है। बोला जाता है कि इस एक्ट के माध्यम से बोला जाता है कि यार जब ये एक्ट इनैक्टमेंट हुआ ना, ठीक है, जब ये एक्ट इनैक्टमेंट हुआ उसके बाद 120 डेज का मोहलत दिया गया हर एक पब्लिक ऑथोरिटी को, और बोले कि आपको कुछ इंफॉर्मेशंस जो है वो पब्लिश करना होगा, सो दैट पब्लिक जो है वो आपके इंफॉर्मेशंस को देख पाए और पब्लिक नॉलेजेबल हो पाए, उनको नॉलेज मिल पाए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए कि आपके पब्लिक ऑथोरिटी में होता क्या है, ठीक है, ये बताया गया है। एक बार ऊपर से देखेंगे हम लोग, बोले एवरी पब्लिक ऑथोरिटी अंडर द एक्ट हैज बीन एंट्रस्टेड विद अ ड्यूटी, क्या बोले, ड्यूटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश मैनुअल्स, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, मैनुअल्स पब्लिश करेंगे, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे पब्लिश करके रखेंगे नॉर्मली अपने वेबसाइट्स वगैरह में। तो बात ये है कि ये तो ड्यूटी है अपने पब्लिक ऑथोरिटी का, ठीक है। और इन सब में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है, इन सब में क्या क्या चीज़ आता है कि कौन सा वो चीज़ है जो उन्होंने बोला है, इस एक्ट ने बोला है कि पब्लिश करके रखना भैया, ठीक है। एवरी पब्लिक ऑथोरिटी हैज़ टू पब्लिश विद इन 120 डेज ऑफ इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट के 120 डेज के अंदर अंदर आपको पब्लिश करना होगा क्या, ये सारी चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये नेसेसरी एकदम नहीं है कि आप सारे याद करो, यहाँ पर कोई भी आपका फेवरेट 10 जो है वो सिलेक्ट करके याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं कुछ यहाँ से कराऊंगा, बाकी होमवर्क रहेगा। पहला देखो, द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, ठीक है, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। फिर बोले प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, डिसीजन बनाने में कौन से किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो करते हो आप लोग, ये बताओ। इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, आप लोग सुपरविजन किस प्रकार से करते हो, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हो आप लोग, वो सारा जो है आप बताओ हमको। फिर बोले द नॉर्म्स सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताइए जिसके मदद से आप अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, आप लोग अपने फंक्शंस को किस प्रकार से डिस्चार्ज करते हो। फिर बताइए रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस, ठीक है ना, किस प्रकार के रूल्स है, रेगुलेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, मैनुअल्स है जो कि एक एम्प्लॉय फॉलो करता है अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के समय, ठीक है। ऐसे करके बहुत कुछ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के रेम्यूनरेशन हो जाएगा, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे मार्क करा देता हूँ, ठीक है, जो आप याद रख पाओगे। ओके, यहाँ पर जैसे है डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। फिर है यहाँ पे बोले नेम डेजिग्नेशन बताओ, पर्टिकुलर्स बताओ वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जो आपके इधर पे अपॉइंटेड है, ठीक है। फिर बोले यहाँ पर डिटेल्स जो है ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो डिटेल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना होगा, ठीक है। फिर देखो इधर पे है
रेम्यूनरेशन, मंथली रेम्यूनरेशन कितना मिलता है अपने ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे आपके कोई भी फेवरेट 10 सिलेक्ट करके पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और जो सिलेक्ट करना है याद रखना 10 के 10 लिखना होगा एग्जामिनेशन में, जो भी पढ़ना है पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट देखो, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसमें क्या बताया गया, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कहाँ कहाँ पे बैठता है। देखो, डेजिग्नेट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस, ठीक है। तो ये तो पता ही अपने को, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस पे, अगर वो सेंट्रल लेवल का यूनिट एंड ऑफिसेस है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखो, अगर स्टेट लेवल का है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स रखो, ठीक है। हर पब्लिक अथॉरिटी में रखना ही होगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, क्यों सर, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू पर्सन्स हु हैव बीन मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। उन इंसानों को इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा जो रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि सब डिविजनल लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल असिस्टेंट और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनको अपॉइंट करो। वो क्या करेंगे, वो रिसीव करेंगे एप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन, या तो वो रिसीव करेंगे अपील्स, ठीक है, फॉर फॉरवर्डिंग द सेम टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पे, देखो ये वाला जो है ये यहाँ पे तो ये सजता नहीं है यहाँ पे, पहली बात, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला गया है तो यहाँ यही से मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर बोले कि कोई भी बंदा जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो पीआईओ से, उसको ये बताने का कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, क्यों चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। यू मे नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रीज़न, यू अंडरस्टैंड ना, दैट इज़ एक्सेप्शनल। तो इफ़ यू गो टू अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यू कैन जस्ट गो एंड आस्क देम कि आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू गिव मी दिस इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन नॉट आस्क यू व्हाई डू यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन, जस्ट लेट मी नो। They cannot ask you, and if you want you can tell them, but if you don't want you do not tell them, it's fine under this act, you understood? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीचे। अब हम लोग देखेंगे मेन मुद्दा जो एग्जामिनेशन में आता है। बोले यहाँ पर क्या बोले, ये स्ट्रक्चर दे के रखा है कि किससे हम लोग कितने दिन के अंदर, अच्छा अपने को पता है कि यार हम लोग पीआईओ से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, लेकिन पीआईओ कितने दिन में अपने को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे, ये तो मुद्दा है ना। तो पहला मुद्दा ये है कि अगर आपने कोई भी पीआईओ से इन्फॉर्मेशन मांगा तो उसका ड्यूटी है कि वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। अगर आपने कोई भी असिस्टेंट पीआईओ से मांगा तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, जैसे कि 35 डेज, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो जिसमें थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस प्रकार के इन्फॉर्मेशंस अगर आप मांग रहे हो तो वहाँ पे वो लोग 40 दिन लेंगे, 40 डेज। अगर आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो जहाँ पे लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व है, किसी के जान को लेके आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब किसी का जान जो है खतरे में है, तो आपको उसको निकालना, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कहाँ पर है, किडनैप हो चुका है या फिर कुछ भी, समझे। तो वहाँ पे 48 आवर्स का जो टाइम है वो आपको वेट करना होगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर पीआईओ या फिर असिस्टेंट पीआईओ जो भी है वो आपको लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो निकाल के आपको दे देंगे 48 आवर्स के अंदर अंदर। रिपीट करेंगे हम, इधर पे रिवाइज करेंगे एक बार। पीआईओ को अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगे तो पीआईओ का ड्यूटी होता है कि वो इन्फॉर्मेशन अपने को देगा तो देगा कितने दिन में, 30 दिन में। अगर असिस्टेंट पीआईओ 35 डेज, अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 40 डेज, अगर लाइफ एंड लिबर्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 48 आवर्स, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सुनो एक चीज़ बहुत अच्छे से, ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 30 डेज का, आप कोई भी एग्जांपल पकड़ सकते हो, 30, 35, 40 जो भी है, लेकिन यहाँ पर सुनो अच्छे से, ये जो 30 डेज का जो टाइम पीरियड है, 30 डेज का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होगा वो है कि आपके फीस कैलकुलेशन पीरियड, मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो पीआईओ से, वो आपसे कुछ फीस जो है वो चार्ज करेगा। जैसे अगर आप ICSI, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, इससे आप अपना आंसर पेपर मांगते हो तो वो फीस चार्ज करता है 10 रुपये पर पेज, ठीक है, इसी प्रकार से फीस चार्ज करेगा। अच्छा ये तो 10 रुपये पर पेज तो बहुत शॉर्टकट है, ये तो सेम है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं अजूबे, मतलब
अनोखे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब नए नए इन्फॉर्मेशंस मांग रहे हैं, तो इसके लिए फ़ीस हम लोगों ने डेजिग्नेट नहीं किया अभी तक। तो उस फीस को हम लोग कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि कितना फ़ीस लगेगा आपके इस इन्फॉर्मेशन को मैं ढूंढ के दूंगा। मैं कौन हूँ, मैं PIO हूँ, लेकिन मुझको थोड़ा टाइम दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं आपको फ़ीस जो है कितना लगेगा आपके इस इन्फॉर्मेशन का वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो फीस कैलकुलेट करने का जो टाइम पीरियड है वो इस 30 डेज में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा जाएगा। समझे ना, ये वाली बात समझ चुके आप अच्छे से। नीचे देखेंगे हम लोग इधर पे एक बार। अच्छा, और एक चीज़, हाँ, और एक चीज़ कि अगर 30 डेज में कोई भी, बताओ ना, अगर 30 डेज में कोई भी हलचल नहीं हुआ, नो एक्शन बाय PIO और असिस्टेंट PIO एज द केस में भी, ठीक है ना, तो उस मोमेंट पे याद रखना कि 30 डेज के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये डीम्ड रिफ्यूज़ल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड रिफ्यूज़ल, मतलब PIO ने मना कर दिया। अब इसको लेके आप इसके अगेंस्ट में, PIO के अगेंस्ट में आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपील भी कर सकते हो कि आपको PIO का डिसीजन जो है वो पसंद नहीं आया, तो आप अपील कर सकते हो। इसके अलावा अगर PIO ने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जो कि आपको पसंद नहीं आया, या फिर आधा इन्फॉर्मेशन दिया आधा नहीं दिया, ठीक है, और जो कि वैलिड है, उसको देना चाहिए था इन्फॉर्मेशन, लेकिन कोई भी अगर PIO जो है वो अगर कोई भी चालाकी कर रहा है आपके साथ, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट में अपील भी कर सकते हो। किसको करना है अपील वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। पहले इधर पे देख लेते हैं फटाफट। बोले, नोट करना ये चीज़ कि टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम फ्रेम, ठीक है ना। नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज डीम्ड रिफ्यूजल। नो फीस फॉर डिलेड रिस्पॉन्स, अगर डिले हो चुका है रिस्पॉन्स तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, हम लोग देखेंगे ड्यूटी ऑफ ए PIO का ड्यूटी क्या है। ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा, 200% आएगा एग्जामिनेशन में। तो जब ड्यूटीज ऑफ PIO पूछेंगे ना, तो आपको यहाँ से लिखना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना चालू करना होगा ड्यूटीज ऑफ PIO यहाँ से, क्योंकि PIO का ड्यूटी रहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर असिस्टेंट PIO तो 35 डेज, अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 40 डेज, अगर लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व है तो 48 आवर्स। तो ये सारा ड्यूटी ही है, ठीक है, एक प्रकार का। फिर आपको यहाँ से देखना होगा, देखो इधर से, बोले PIO जब रिसीव करेगा कोई रिक्वेस्ट, उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई कैसे करेगा? रिप्लाई 2 प्रकार का होगा। एक तो रिप्लाई हो सकता है कि उसने फीस पेमेंट के लिए बोला हो, ठीक है ना, वो रिप्लाई करके बोलेगा कि फ़ीस पेमेंट इतना कीजिए तो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। या इसके अलावा और एक रिप्लाई हो सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है कि मैं नहीं दे सकता आपको ये इन्फॉर्मेशन। क्यों रिजेक्ट करेगा? शायद वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 और 9 में आता हो, या फिर वो इन्फॉर्मेशन अलाउड ही नहीं है शेयर करना, ठीक है ना, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर सकता है। और पकड़ लो कुछ ऐसे रीज़न के वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया जो कि वैलिड नहीं है, जैसे वो इन्फॉर्मेशन ना तो सेक्शन 8 में आता है ना तो 9 में आता है, और किसी भी लॉ में वो लिखा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन PIO जो है वो चालाकी कर रहा है आपके साथ, धोखाबाजी कर रहा है वो आपके साथ, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। उस केस में आप अपील कर सकते हो, ठीक है, ऊपर अथॉरिटी के पास आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक यहाँ पे पढ़ने वाला चीज़ यही है कि अगर PIO ने रिजेक्ट कर दिया, अगर PIO ने, बताओ ना ज़रा, रिजेक्ट कर दिया, क्या किया? रिजेक्ट किया, ठीक है, तो वो रिक्वेस्टनर जो है, रिक्वेस्टनिस्ट जो है, यहाँ पर लिख के रखे हैं रिक्वेस्टर, तो आप रिक्वेस्टर बोलो या रिक्वेस्टनिस्ट बोलो, एक ही बात है। तो वो जो बंदा है जो रिक्वेस्ट कर रहा था आपको इन्फॉर्मेशन, आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, आप कौन हो? आप हो PIO। तो PIO ने अगर मना कर दिया तो PIO का ड्यूटी होता है कि वो रिक्वेस्टर को कम्युनिकेट करेगा, वो उसको बोलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस देगा। किस प्रकार का इन्फॉर्मेशंस? लगभग 3 प्रकार के इन्फॉर्मेशंस PIO जो है वो देगा। पहला इन्फॉर्मेशन होता है कि क्यों PIO ने मना कर दिया, उसका रीज़न बताएगा। दूसरा बताएगा कि टाइम पीरियड क्या है कि वो अपील करे इसके अगेंस्ट में, PIO का डिसीजन पसंद नहीं आया, उसके अगेंस्ट में कितने टाइम पीरियड में, ठीक है, उसको अपील करना है और कहाँ पे करना है, किसके पास करना है। एपेलेट अथॉरिटी का भी सारे पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन वो PIO दे देगा, किसको?
रिक्वेस्टनिस्ट को, रिक्वेस्टर को समझ में आ रहा है, सो दैट वो रिक्वेस्टर उसके अगेंस्ट अपील कर पाए। लेकिन इतना अच्छा रियल लाइफ में पीआईओ नहीं रहता है, ठीक है ना। वैसे तो इसका ड्यूटी है ये। अब देखते हैं हम लोग इधर पे, इधर से सीधा इधर आओ। एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये देखो इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो कि एक्सेप्शन में आता है, वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोल दिए कि वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। बहुत ही ईजी है एक्सेप्शंस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम लोग देख लेंगे इधर से। पहला, अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो कि अफेक्ट करता हो किस चीज़ को, इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को, इंडिया के सिक्योरिटी को, ठीक है, तब जाके वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा सकता। पहला वाला हो चुका है पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, बोले कि वो इंफॉर्मेशन जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी मना करके रखा है, ठीक है, फॉरबिडन बाय कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल ने बोला है कि ये इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है कि ये इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप लिखो फॉरबिडन बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स, अगर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है वो भी आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर देखेंगे इंफॉर्मेशन अगर आपको मिला है किससे, फॉरेन गवर्नमेंट से, अगर इंडिया के गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिला है फॉरेन गवर्नमेंट से, तो वो इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर नहीं करेंगे, वो पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी इंसान का, ठीक है, व्यक्तिगत सेफ्टी जो है, पर्सनल सेफ्टी जो है, फिजिकल सेफ्टी जो है, वो हार्म करता हो, वो या तो वो एंडेंजर हो जाता हो। एंडेंजर कैसे, मतलब डेंजर में आ जाता हो। अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, हो सकता है कि इस बंदे का लाइफ जो है वो रिस्क में आ जाए, तो उस प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच एंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, यहां तक करना है। उसके बाद यहां पर देखेंगे इंफॉर्मेशन दैट वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इंफॉर्मेशन हम लोग आपको पास नहीं कर सकते जिस इंफॉर्मेशन के वजह से अगर हमने आपको पास किया तो कोई भी अगर प्रोसेस्ड, मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, उस इन्वेस्टिगेशन में मतलब रुकावट आए, समझ में आ रहा है ना, उस इन्वेस्टिगेशन में रुकावट आए, वो इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाए। इम्पीड का मतलब होता है यही, स्लो हो जाना, वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें रुकावट आ जाना, ठीक है। तो वो उसके बाद रिकॉर्ड्स, कैबिनेट पेपर्स, ठीक है, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज, ये सारे हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिर्फ सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक भी सेकंड जो है पलके जो है वो झपकना नहीं है, अच्छे से देखना है इधर पे। फिर देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये याद रख सकते हो आप, बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिए तो बैंड बज जाएगा। यहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर कॉपीराइट के लेकर कोई क्वेश्चन आएगा आरटीआई में, लेकिन यहाँ पे आ सकता है बाय चांस। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जिसके वजह से किसी भी इंसान का कॉपीराइट ब्रीच होता है, किसी भी इंसान का कॉपीराइट जो है वो ब्रीच होता है, उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, कॉपीराइट जो है चोरी हो जाने का संभावना है, तो उस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है हम आपको शेयर नहीं कर सकते। The Public Information Officer has been empowered to reject a request for information where an infringement of a copyright subsisting in a person would be involved, ठीक है, इजी था। पार्शियल डिस्क्लोजर जो है वो अलाउड है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा और इस इन्फॉर्मेशन में पकड़ लो कुछ इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आपने किए जो सेक्शन 8 और 9 में आता है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थोड़ी ना शेयर करेगा आपके साथ, नहीं करेगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके सेक्शन 8 और 9 में नहीं गिरता या फिर वो एक्सेप्शंस में नहीं गिरता, वो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर देगा, तो पार्शियली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है। तो सर अगर मेरे साथ धोखाबाजी कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में भी नहीं गिरता, 9 में भी नहीं गिरता, एक्सेप्शंस में भी नहीं आता है, तो तब आप अपील करो ना, क्या दिक्कत है ज़िंदगी में आपका, ठीक है, आपके पास पावर है अपील करने की। उसके बाद आप बचो ना बचो वो तो मैंने पहले ही बताया है ना, वो ऊपर वाले का हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। बेटा हम आए हैं इस ज़िंदगी में, वो हमारे हाथ में नहीं था, ना हम जाएंगे वो हमारे हाथ में, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता, ठीक है ना। आ जाओ नीचे देखते हैं। हु इज़ एक्सक्लूडेड, सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सक्लूड किया गया है, सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सक्लूड किया गया है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो वो सारे कौन है, जैसे कि रॉ, इंडिया के रॉ, उसके बाद बताओ
उसके बाद बहुत सारा है भाई, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो, BSF, CRPF, ठीक है, जो आपको पता होगा वो मैं बता रहा हूँ। एविएशन रिसर्च सेंटर, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, CID, वो सारे हम लोग आपको शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि ये सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी से बिलोंग करता है। तो आपको जो कुछ भी याद हो, असम राइफल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे अच्छे से देखो असम राइफल्स, तो आपके जो इंफॉर्मेशन तो इससे रिलेटेड, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिलेटेड, इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, वो सारे हम नहीं शेयर करने वाले आपको, ठीक है बेटा। फिर हम लोग देखेंगे, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है, होगा अभी, इंफॉर्मेशन कमीशंस। ये क्या होता है, ये हम लोग चार्ट के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। देखो इधर पे मैंने बना के रखा है यार, पहले यहाँ से करते अच्छे से। देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ साइड में। 2 लेवल के कमीशंस बिठाए गए हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल लेवल पे और एक है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे एक है सेंट्रल लेवल पे, समझे। सेंट्रल लेवल पे एक बैठता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये एक बंदा बैठता है, प्लस उसके साथ 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बैठते हैं। एक होता है चीफ और उसके साथ उसके साथी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट में भी सेम है, एक रहता है चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके साथ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 10 टू, ठीक है, ये रहते हैं। अब इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको बिठाते कौन है, इनको बिठाते अपने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको इलेक्ट करते हैं, या तो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं बोलो, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता है वो उसको इलेक्ट करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है बाय अ बोर्ड, ठीक है, बाय अ, बताओ ना, हाँ जी, बाय अ कमिटी। एक कमिटी होता है, उस कमिटी से रिकमेंडेशंस जाता है प्रेसिडेंट के पास, तभी जाके वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है उन्हीं रिकमेंडेशन से। मतलब प्रेसिडेंट आपके खुद की कंप्लीट मर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकता, वो सुझाव सुनेगा कमेटी का, और कमेटी जो सुझाव देते हैं कौन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, उन्हीं में से सिलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट, समझे ना बेटा। अब वो कमेटी मेन है, तो ये कमेटी में कौन बैठता है, अगर सेंट्रल लेवल का है, देखो अगर सेंट्रल लेवल का कमिटी, अगर सेंट्रल लेवल का है, 2 तो है ही, एक सेंट्रल एक स्टेट, तो अगर सेंट्रल लेवल है उसमें कौन बैठेगा, एक बैठेंगे PM अपने, दूसरा बैठेगा अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। फिर तीसरा बैठेगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये बैठेंगे। और ये तो हो चुका है सेंट्रल लेवल का। स्टेट लेवल पे कौन कौन बैठेंगे, स्टेट लेवल पे ये PM है, यहां पर लिख देना CM, ठीक है। यहां पर सेम रहेगा लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन यहां पर लोकसभा है, यहां पर आपको लिख देना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, यहां पर सिर्फ रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये है आपके स्टेट और ये है आपके सेंट्रल, याद रख पाओगे, हाँ जी, एक बार प्रोविजन से देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ये क्यों सेटअप किया गया है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हम लोग देखने वाले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कौन कौन रहता है, एक रहता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ रहता है वो, और उसके साथ 10 टू साथी रहता है उसका, कौन रहता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। वो कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। उस कमिटी में कौन कौन बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखेंगे, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें कौन कौन बैठता है, इसमें 2 बंदे बैठते हैं, एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये तो यहां पर लिखो स्टेट चीफ, ठीक है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। तो एक चीफ रहेगा और उसके साथ ही 10 रहेंगे, सारे कौन रहेंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद वो अपॉइंट किया जाएगा बाय गवर्नर, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा बाय गवर्नर। अगर स्टेट का है तो विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट के जगह पे देखो, यहां पर प्रेसिडेंट है, ये सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे है तो वो हो जाएगा गवर्नर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बैठेगा गवर्नर, ठीक है।
गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करेगा? रिकमेंडेशन करेगा चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड देन उसी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर। अब बात ये है कि इनका बिठाया क्यों गया है, इनको बिठाए क्यों हम? देखो, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बिठाया गया है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई पब्लिक अथॉरिटी है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा जाओगे किसके पास? पीआईओ के पास। ठीक है, पीआईओ के पास जाओगे। अगर पीआईओ ने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपको पास नहीं किया, अगर पीआईओ ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं किया, तब आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन, अपील्स जो है वो किसको करोगे? सेंट्रल कमीशन को। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक, देखो ना, सेंट्रल बताओ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हम लोग क्या करेंगे? अपील करेंगे। ठीक है, आपका ग्रीवियंस जो है वो सुनेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट पे भी सेम है। अगर स्टेट में कोई पब्लिक अथॉरिटी है और उसका इंफॉर्मेशन जो है आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप कंप्लेन किसको करेंगे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। समझे? अब हम लोग आगे चलेंगे। एक भी सेकंड जो है पलके जो है वो झपकना नहीं है, ठीक है ना? तो ये रीड कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये रीड कर लेना अच्छे से। तो चलिए हम लोग टर्म ऑफ ऑफिस देख लेंगे। टर्म कितने सालों के लिए वो बैठा रह सकता है, समझ में आ रहा ना? चलो स्टार्ट करते हैं। बोले कि अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो वो उतने साल तक ऑफिस होल्ड करेगा जितने साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करता है, और उसका रीअपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके, अगर एक बार आप चीफ बन गए, तो उसके बाद आप दोबारा चीफ नहीं बन सकते, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, ठीक है, और आप चीफ नहीं बने कभी भी, तो आपको एज ए चीफ इलेक्ट किया जा सकता है। समझे? फिर देखो इधर पे क्या बोले, प्रोवाइडेड दैट नो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall attain or hold office after he has attained the age of 65 years। एक बार वो 65 साल का हो जाए, उसका हैप्पी बर्थडे हो जाए 65 साल का, उसके बाद वो कभी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठ नहीं सकता, एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठ नहीं सकता। ठीक है, एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये चीफ नहीं है, देखो 2 वाला पॉइंट देख रहे हो हम, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोले, शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये दोनों सेम है इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर क्या बोले, विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलॉट किया है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए उसको अलॉट किया है कि आपको एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठना होगा 5 साल के लिए, लेकिन अगले साल वो 65 ईयर का हो जाएगा, तो वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? विच एवर इज अर्लियर, 65 ईयर जब हो जाए या फिर 5 ईयर जब खत्म हो जाए तब। अगर अगले साल वो 65 ईयर का हो रहा है तो अगले साल ही उसको ऑफिस वैकेट करना होगा। समझे ना? एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज सच इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं बनोगे, आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आपको इंफॉर्मेशन ऑफ कमिश्नर में रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो ज़रूर बन सकते हो। एक बार देख लेते इधर पे, प्रोवाइडेड दैट एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल ऑन वेकेटिंग हिज ऑफिस अंडर सबसेक्शन बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 में कुछ मैनर्स दिए गए हैं, उस प्रोसीजर से फॉलो करके कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब वो वैकेट कर रहा है उसका ऑफिस, वैकेट करने के बाद वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठ सकता है, एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि अगर 65 ईयर हो जाए उसका और उसके वजह से वो वैकेट कर रहा है, वो निकल क्यों रहा है? क्योंकि उसका 65 ईयर्स हो चुका है, तब जाके उसको नहीं बिठा सकते हम लोग। समझे ना? तब जाके हम लोग उसको बिठा नहीं सकते। Provided further that where the information commissioner is appointed as chief information commissioner, उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी
नॉट मोर देन 5 साल इन एग्रीगेट एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, यहां पर समझो ये बात, अगर आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, ठीक है, और आपका टेन्योर जो आपका अपॉइंटमेंट आपका जो है प्रमोशन हो चुका है, आप बन चुके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो अगर आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जो प्रमोट होके बन चुके हो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो आपका टोटल एग्रीगेट में एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 5 साल से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, का टेन्योर जो है एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर जो है आपने 2 साल जो है आपने काम किया एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो आप कितने साल तक ऑफिस होल्ड करोगे? मैक्सिमम 3 साल, क्योंकि दोनों को मिला के 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स जो है वो एग्रीगेट है। तो क्या बोले, देखो इधर पे अच्छे से बोले कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स इन एग्रीगेट एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मैक्सिमम 5 साल तक का ही वो बैठ सकता है, समझे ना बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर बोले कि द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में एंटर होने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, ठीक है, और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दैट बिहाफ एन ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब क्या यार, अपॉइंटमेंट से पहले आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे और कसम वसम काटोगे, ठीक है, कि हम जो है हम इंडिया का हमेशा देखभाल करके रखेंगे, ठीक है, हम सच्चे पथ में चलेंगे, हम हमेशा न्याय का साथ देंगे, ये सारे ओथ जो है हम हमेशा निष्ठा से प्रतिष्ठा से हम लोग काम करने वाले हैं, ऐसे प्रकार का ओथ जो है लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। और अगर कर लो प्रेसिडेंट बिजी है, कहीं पे मीटिंग वीटिंग चला गया है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट बिजी है, तो प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकता है, उस बंदे के सामने आपको ओथ वोथ लेना होगा, ठीक है ना, समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोले द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, अपने हाथ से लिख के वो रिजाइन कर सकता है। और रिजाइन करेगा तो किसको देगा? रिजाइन करेगा तो वो देगा अपने प्रेसिडेंट को, ठीक है, रिजाइन कर सकता है वो ऑफिस से, प्रेसिडेंट को देगा। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे बी रिमूव्ड इन मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 में लिखा गया है किस प्रोसीजर से कोई भी इंसान विकेट कर सकता है ऑफिस, उसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और सैलरी कितना मिलेगा? देखो सैलरी और अलाउंसेस जो है ना वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा ऑफ द सर्विस, ठीक है, और टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द सर्विस जो है वो कौन सेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में आप लोग काम करने वाले हो, कितने पैसा मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बोले, देखो यहाँ पर क्या बोले कि अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कोई भी बंदे का दरकार है, बंदे मतलब ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ का अगर दरकार है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फीस जो है वो एज पर सेक्शन 13 जो लिखा गया है, सेक्शन 13 में जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रकार से आपको सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एकदम सेम टू सेम है एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो इसको आपको रीड करना है सिर्फ, ठीक है, रीड कर पाओगे बहुत आसान से सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखेंगे इधर पे पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। इंफॉर्मेशन कमीशंस का क्या क्या पावर है? क्यों मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन क्यों चाहिए, उनके पावर्स क्या क्या है? तो देखो क्या करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का ड्यूटी है कि वो रिसीव करेंगे, क्या रिसीव करेगा? कंप्लेंट्स। किस इंसान से? फ्रॉम एनी पर्सन हु, अब हु से देखो क्या, हु हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि पीआईओ जो है वो अवेलेबल ही नहीं था, वो अपॉइंटेड ही नहीं था,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं मांग ही नहीं सका क्योंकि जिस पब्लिक अथॉरिटी से मैं इन्फॉर्मेशन मांगने गया वहाँ पे कोई पीआईओ जो है वो इलेक्टेड ही नहीं है, वो अपॉइंटेड ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, या फिर पीआईओ ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, या तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला पीआईओ से, ठीक है, फीस जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिए, 10 रुपये का बात था उन्होंने 10,000 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो देकर रखे हैं वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर दिस लॉ, ठीक है। तो कोई भी उल्टा सीधा चीज़ अगर पीआईओ ने किया उसके अगेंस्ट में कंप्लेन आप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है। याद रखना ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उनका पावर एज ए सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जितना पावर रहता है उनके पास भी उतना ही पावर है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं इधर पे, समझे ना। अब हम लोग देखेंगे एपिलेट ऑथोरिटीज़। एपिलेट ऑथोरिटीज़ के बाद लगभग अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो 2 मिनट सांस लेते रहो। एपिलेट ऑथोरिटी के अंदर में क्या देखेंगे हम लोग, पहला अपील किसको किया जाएगा, फर्स्ट अपील टू द ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ इन द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। अगर 30 दिन के अंदर अंदर पीआईओ ने आपके साथ कुछ भी गलत काम किया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कुछ भी, सुनो बात, तो आप अपील किसको करोगे, पीआईओ के रैंक का जो ऊपर बैठा है कोई सीनियर जो है, पीआईओ का सीनियर के पास आप जाओगे सबसे पहले, सीनियर के पास जाओगे सबसे पहले, उसके बाद आप जाओगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, लेकिन सबसे पहले आप कंप्लेन करने जाओगे पीआईओ के सीनियर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझो अगर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेन करोगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तब आप कंप्लेन करोगे उसके सीनियर को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के जो सीनियर ऑफिसर है उसको कंप्लेन करोगे। अगर वहाँ से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो सेकेंड अपील आप कर पाओगे। सेकेंड अपील जो है वो किसको करोगे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को। कितने दिन के अंदर अंदर, 90 डेज ऑफ द डेट ऑन विच द डिसीजन वॉज गिवन और शुड हैव बीन मेड, ठीक है, 90 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से 90 डेज से अंदर अंदर, ये जो 30 डेज का डे है ना, ये जब एक्सपायर होता है उससे 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। हाँ जी, अगर थर्ड पार्टी, सुनो, अगर थर्ड पार्टी ने अपील किया अगेंस्ट पीआईओ, कोई भी थर्ड पार्टी आके अपील कर रहा है, अग्रीव्ड पार्टी नहीं, जो अग्रीव्ड है वो नहीं, कोई थर्ड पार्टी आके, रिलेटिव आके अपील कर रहा है, तो वो जो है मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज बिफोर फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी एंड विद इन 90 डेज, उसका भी सेम है 90 डेज डिसीजन मिलने के बाद। तो ये बात याद रखना, अगर फर्स्ट अपील आपने किया और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स आया, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो ठीक नहीं लगा आपको, तब जाके आप सेकेंड अपील कर पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये समझ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनल्टीज़ देखो, अब फाइनली हम आते हैं पेनल्टीज़ में। ये शर्मनाक चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले, पढ़ने वाले हैं, और शायद एक्ट को भी शर्म आ रहा होगा ये पेनल्टी लिखने में, इसलिए उन्होंने एकदम लास्ट में लिख के रखे हैं पेनल्टीज़। पेनल्टी किसके लिए भैया, पीआईओ के लिए। पीआईओ ने अगर आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगा वो नहीं दिया, पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन को जला दिया, पीआईओ ने मना कर दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, पीआईओ ने उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो आप मांग रहे हो सच वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उल्टा सीधा, पीआईओ ने जितने भी करप्शन वाले काम अगर पीआईओ ने किया तो पीआईओ के ऊपर कितना पनिशमेंट है पता है भैया, बताओ ना सर आप। मैं बताता हूँ आपको, 250 रुपये, 250 रुपये पर डे का लगेगा, ठीक है, और मैक्सिमम कितना लगेगा, 25,000 रुपये लगेगा। 250 रुपये पर डे का और मैक्सिमम 50 पर डे, मतलब जब ये 25,000 पहुँच जाएगा ना तब ये रुक जाएगा, उसका पनिशमेंट उतना तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही पेनल्टी लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सर जेल नहीं होगा क्या, नहीं बेटा, जेल वेल नहीं है, सिर्फ 250 रुपये का पनिशमेंट। यहाँ पे लोग जो है उनको जलाया दिया जाता है, ये किया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे बेटा, 2 मिनट में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ये समझ चुके आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25,000 हो चुका है, किस लिए सर, किस लिए बताओ ना। अगर पीआईओ ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अगर वो डिले कर रहा है, अननेसेसरी डिले कर रहा है, ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज, ठीक है, डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, मैलाफाइड, अगर उसका नीयत सही नहीं है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिसलीडिंग दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया इन्फॉर्मेशन, ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, वो आपको रोक रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले उस प्रकार का, तो तब, ठीक है।
फिर यहाँ पे दो चीज देके रखे हैं, बोले कि एज पर सेक्शन 23 लोअर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी अदर ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, लोअर कोर्ट जो है ना, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का सूट आप फाइल नहीं कर सकते, वो हायर कोर्ट्स में जाना होगा आपको। नॉर्मली तो आपको बोल ही दिए कि सेंट्रल कमीशन के पास जाओ या फिर स्टेट कमीशन के पास जाओ। रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 26 बोले कंटेम्पलेट्स दी रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू। तो यहाँ पर सिंपली यही समझना है कि रोल क्या है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, यही है कि वो लोग देख के रखे कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं। ये लेसन राउंड अप है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, नोट्स में जो है ये सारे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, आप लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अभी हम लोग देखने वाले सच्चाई। सच्चाई मतलब सर जी अब जो सुबह से या मतलब पहले वीडियो से बोलते आ रहे हो कि जिन्होंने भी अप्लाई किया वो मौत के घाट उतारे गए हैं, तो वो क्या सच है क्या सर, बताओ ना सर। वो सच है, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, देख चलो बेटा, हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। देखो इधर से बोले कि द मोस्ट रीसेंट अपडेट जो है 211 लोगों को हैरेस किया गया है। ये तो बेटा मतलब वो इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली अपडेट होता है, हज़ारों इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होता है। 163 लोगों को फिजिकली हार्म हुआ है और अनफॉर्चुनेटली 95 लोगों को मर्डर किया गया है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे पहले नाम पढ़ेंगे, कत्तू वमना राव एंड हिज वाइफ नागामणि। ठीक है, इनका क्या हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट तेलंगाना। ठीक है, तो 18 फरवरी 2021। ठीक है, देखो बहुत रिसेंट का है, 2021। क्या हुआ, मर्डर किया गया बाय नाइफ। अटैक किस प्रकार से हुआ, मर्डर किया गया बाय नाइफ। किस लिए, क्योंकि उन्होंने आरटीआई फाइल किया था लैंड इशू की वजह से। लैंड इशू की वजह से उन्होंने आरटीआई फाइल किया था। ठीक है, रंजन कुमार उड़ीसा 1 फरवरी 2020 किल्ड। क्या हुआ, मर गया। रेगुलरली फाइल्ड आरटीआई ऑन लोकल इश्यूज इंक्लूडिंग ब्रिक किल्स। ये क्या है, ठीक है, ये क्या होता है कि वो जो हम लोग देखते नहीं है जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है ब्रिक्स का, बड़े बड़े चूल्हा होता है जहाँ पे धुआं निकलता रहता है ऊपर से, चिमनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्रिक्स बनता है, तो उसमें आरटीआई रेगुलर आरटीआई फाइल होता करता रहा। कौन, रंजन कुमार। मार दिए बस और ख़त्म बात, और क्या। 1 फरवरी का इन्फॉर्मेशन है, देखो। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ संजय दुबे के साथ मर्डर्ड। किस लिए फाइल किया, आरटीआई रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्या बोले हम, क्या बोले, हाँ जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बोले ना हमने। अगेंस्ट ए, देखो ना बता, अगेंस्ट ए पॉलिटिशियन। ठीक है, उसने पीआईएल कर दिया हाई कोर्ट में अगेंस्ट ए पॉलिटिशियन, मार दिए गए, फिनिश, संजय दुबे। ठीक है, तो ये सारे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशंस है। देखो ना, मर्डर किल्ड, मर्डर्ड किल्ड, फॉल फ्रॉम बिल्डिंग से धक्का दे दिया, किल्ड 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 किल्ड, क्लब्ड टू डेथ, इतना मारे कि डेथ हो चुका, स्टैब्ड टू डेथ। ठीक है, मतलब चाकू खोप दिए, किल्ड 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 किल्ड, अटेम्प्ट टू किल, यहाँ पर बंदा बच गया। जगदीश, क्या किया, जगदीश एंड फूल सिंह अनदर रेसिडेंट ऑफ हिज विलेज अनअर्थ अ पेंशन स्कैम। पेंशन स्कैम चल रहा था, देखो खून खौलता है कि नहीं बताओ। पेंशन स्कैम के कारण उसने आरटीआई किया था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था पेंशन स्कैम के ऊपर। अटेम्प्ट किया गया उसको मारने के लिए, लेकिन मरा नहीं, बंदा बच गया। किल्ड 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 किल्ड, ये सारे किल्ड है। देखो यहाँ पर देखो, स्ट्रैंगल्ड एंड देन बर्न्ड टू डेथ। कौन है, संदीप कोठारी। किस लिए, एक्सपोज्ड इलीगल सैंड माइनिंग एंड लैंड ग्रैबिंग। उसने एक्सपोज कर दिया इलीगल सैंड माइनिंग एंड लैंड ग्रैबिंग। क्या किया उसके साथ, स्ट्रैंगल्ड एंड देन बर्न्ड टू डेथ, जला दिया गया। ठीक है, रमेश अग्रवाल के साथ क्या हुआ, शॉट, सीधा शॉट। और यहां पर तो देखो, इधर देखो ना, किडनैप एंड टॉर्चर्ड। ठीक है, किडनैप्ड एंड टॉर्चर्ड।
अनूप सिंह, किस क्या हुआ इसके साथ? एन आरटीआई एक्टिविस्ट वाज एबडक्ट फ्रॉम दंकूर टाउन इन गौतम बुद्ध नगर, किसके लिए? अच्छा, बर्न्ट विथ cigarette butts on his private parts and beaten with iron rods before being dumped near a petrol pump in a neighboring district 4 days later. देखा क्या क्या होता है? देख रहे हो? करोगे आरटीआई? बताओ ना। अरे आईसीएसआई से पेपर मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया ये आरटीआई का क्या चक्कर होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहे होंगे सर इतने नेगेटिव क्यों है, तो बेटा सच बात बताऊंगा ना तो ऐसे ही खून खोलेगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, चैप्टर 15 ये है अपना, क्या बताइए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन मतलब होता है जब तक कि ना कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाए विद द गवर्नमेंट, तब तक भैया आप नहीं कह सकते कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना। जैसे कि आपका घर का पेपर ये रजिस्टर्ड है ना, आपका कार रजिस्टर्ड है ना, आपका बाइक रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वही रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दरकार है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, नॉन मैंडेटरी वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। फिर है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब विच पर्पस और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश whether in present or in future any right, title, interest, whether vested or contingent of the value of 100 rupees or and upward. Purpose और operate to create मतलब ऐसा दिखाता है कि वो क्रिएट करेगा किसी भी प्रकार का, वो क्रिएट करेगा, डिक्लेयर करेगा, असाइन करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और एक्सटिंग्विश करेगा विच इज़ प्रेजेंट इन फ्यूचर और इन फ्यूचर एनी राइट देगा, टाइटल देगा, ठीक है। देखो ना, सुनना अच्छे से, पर देखो, क्रिएट करेगा राइट, डिक्लेयर करेगा राइट, असाइन करेगा राइट, लिमिट करेगा राइट, एक्सटिंग्विश करेगा राइट, इस प्रकार से समझो। क्रिएट करेगा टाइटल, डिक्लेयर करेगा टाइटल, एक्सटिंग्विश करेगा टाइटल, लिमिट करेगा टाइटल, असाइन करेगा टाइटल, इस प्रकार से, ठीक है। जिसका वैल्यू होगा ना, ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू एक 100 से ज़्यादा हो, उनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी चीज़ आप सामान खरीद रहे हो आप, ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, ये है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेजेस रिसीट, पेमेंट of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation or extension of any such right, title or interest. फिर है लीज ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। तो इसमें आ जाता है आपका इफ़ इट इज़ फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, इफ़ इट इज़ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, इफ़ इट रिजर्व्स अ ईयरली रेंट, तो उसमें, ठीक है, ईयर टू ईयर अगर है लीज तो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है लीज का भी। कोई भी ऐसा डिक्री, ऑर्डर पास किया गया हो बाय दी कोर्ट, ठीक है, जिसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा हो, ठीक है, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। समझ में आ चुका है सर? तो मोटा मोटा समझे तो क्या सर, देखो मोटा मोटा समझे तो निंजा टेक्निक में यहाँ पे आ जाओ। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वैल्यू 100 रुपीज़ और मोर, कॉन्सिडरेशन और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर आपका कॉन्सिडरेशन लग रहा है, पैसा लग रहा है। लीज, ट्रांसफर ऑफ डिक्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़, सेक्शन 53A ऑफ टोपा। टोपा मतलब टोपा मतलब बताओ, सेक्शन 53 ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। इसमें तो इन सारे केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है वो आप बता दो फटाफट। देखो, शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक, डिवेंचर्स, फिर है ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, इन डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब तक कि ना वो 100 रुपये के से ज़्यादा हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मे बी मेड बाय रिजर्व ऑफिसर और एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रांटेड अंडर द लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871 और द लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883, एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन और मेड अंडर द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट, ठीक है। तो ये तो इनको एक बार याद रखना, इनका रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है। अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, देखो, इंस्ट्रूमेंट्स लेस देन वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ ऑप्शनल है, करना चाहते हो तो कर सकते हो।
फिर ये कॉन्सिडरेशन का तो हम लोगों ने देखा है, इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कॉन्सिडरेशन, ये तो देखा है हम लोगों ने। लीज, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर का, 1 ईयर के नीचे का लीज है तो आपका ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। लेकिन 1 साल से ऊपर है, 1 साल तक का है तो आपको करवाना होगा। ट्रांसफरिंग असाइनिंग इन डिग्री ऑर्डर वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़। इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, तो इतना आपको याद रखना है, ये सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 3 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। पहला कैटेगरी है मैंडेटरी, दूसरा है नॉन मैंडेटरी, तीसरा है ऑप्शनल। समझ में आया क्या? बोलना, समझ में आया क्या? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? टाइम लिमिट बताओ। जो कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया अगर हो तो, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अगर हो तो, और डॉक्यूमेंट अदर देन ए विल हो तो इन 3 केसेस में देखेंगे हम लोग। पहला है भैया, अगर एग्जीक्यूट किया गया हो वो डॉक्यूमेंट इंडिया में विद इन 4 months ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर कोई अर्जेंट नेसेसिटी हो जाए तो 8 month का आपको दे देगा, लेकिन उसमें हायर फीस लगेगा, ठीक है। 8 महीने के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें हायर फीस लगेगा। नॉर्मली 4 months। फिर 4 months अगर डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूशन हुआ है ना, सुनना, डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन इंडिया में हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएंगे सर? देखो, मैंने ये सारा लेक्चर्स में पूरा कंप्लीटली समझा रखा है। ये चीज़ ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि बाहर में एग्जीक्यूट हुआ है ना, वो उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है भाई मेरे। तो वो डॉक्यूमेंट जब इंडिया में आ जाएगा उसके 4 दिन के अंदर 4 महीने के अंदर यू हैव टू रजिस्टर। डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 4 months। डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 4 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट की वजह से डिले हो रहा है ना, सुना, इफ डिले इज ड्यू टू एक्ट ऑफ कोर्ट तो उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। कौन सा केस है? राजकुमार वर्सेस तरप्पा। अच्छा, अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो सकता है? हाँ जी, हाँ हो सकता है। ये गुड प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उसके लिए पेनल्टी आपको भरना होगा। अगर आप पेनल्टी भर रहे हो तो गुड प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, सेम चीज़ है, एक बार रीड कर लेना। ये चीज़ मैंने नोट्स बना के रखा है, एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा तो इसलिए। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस एट अ सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द रेलेवेंट, सर्वेंट नहीं, रेलेवेंट प्रॉपर्टी लाइज, ठीक है। जो प्रॉपर्टी जहाँ पे है ना, सुना, प्रॉपर्टी जहाँ पे है उसका जो सब रजिस्टर, मतलब सब रजिस्टर, उसका सब रजिस्टर एट ऑफिस ऑफ सब रजिस्टर जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा प्रॉपर्टी या फिर थोड़े पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लाई कर रहा हो वो। एनी अदर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ईदर इन द ऑफिस ऑफ द सब डिस्ट्रिक्ट और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चलो ठीक है, लेकिन ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर में है ये। तो आपको भैया आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सब रजिस्ट्रार है वहीं पे जाके आपको करवाना होगा। आपका कौन सा, मतलब आपका प्रॉपर्टी जहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो वहीं पे होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंटिंग विल, हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड ऑथोरिटीज टू अडॉप्ट। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड ऑथोरिटी टू अडॉप्ट। टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर। टेस्टेटर कौन होता है मैं आपको समझाता हूँ। टेस्टेटर वो बंदा जिन्होंने अपना विल बनाया है वो, ठीक है। Who is entitled to present will and authorized to adopt it. Registration of will and authority to adopt. Testator or the donor, any other person entitled to present. इतना आपको याद रखना है। Registered document कब से operative रहेगा? From the time which it has been commenced to operate. ठीक है। If no registration therefore had been required or made any, अच्छा इतना याद रखो। डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इस चीज़ का याद रखना। डॉक्यूमेंट्स जब एग्जीक्यूट कब से ऑपरेट करना लग जाएगा, जब से मतलब मैंने अपने घर खरीदा, मेरे को कब से ये मेरा घर है, जब जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस दिन से आपका घर है वो, ठीक है। यही बात है। नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इफेक्ट करता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट और बी रिसीव्ड एन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। एविडेंस के तौर पे भी आप नहीं दिखा सकते। कैनॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस एज अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैनॉट बी यूज इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ना। कैसे आप बता दोगे ये आपका प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी रजिस्टर्ड मे बी रिसीव्ड एज एविडेंस इफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के समय हो सकता है।
इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमोरल प्रॉपर्टी में गिवन इन एविडेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के समय अपील कैसे करेंगे हम लोग, मतलब हाउ, देखो, हाउ कैन एन अपील बी मेड टू द रजिस्ट्रार अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सब रजिस्ट्रार? रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड। An appeal shall lie against an order of the sub-registrar refusing to admit a document of registration 30 days from the date of the order of the registrar may receive the later search। मतलब आप गए रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि मेरे को मूड नहीं है तुम्हारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए, तब आप अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। किसके पास अपील करोगे? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के अंदर आता है ना सब रजिस्ट्रार। अच्छा, this does not apply where the refusal is on grounds of denial or execution. If the order of registration directs the documents to be registered and the documents is duly presented for registration within 30 days on making such order, no registering officer shall accept for registration of documents so endorsed unless and until under the provisions herein after contained the document is directed to be registered. अच्छा, the sub registrar shall obey the same and shall so far as may practicable follow the procedure prescribed. Such registration shall take effect as if the document had been registered within the first duly presented registration। ठीक है, तो अपील वगैरह चलेगा, फिर वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर देगा कि भैया तू कर इसका रजिस्ट्रेशन, फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन का डेट क्या रहेगा? जिस दिन आपने अप्लाई किया ना रजिस्ट्रेशन के लिए, वही रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, ये लास्ट है, यह है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट पर लेना है। डॉक्यूमेंट्स इशूड received or attested by an officer engaged in making settlements or revision settlements of land revenue officer का document अगर हो which form part of the record of the such settlement। documents and maps issued, documents which under any law for the time being in force are filed periodically जो हो रहा है revenue officer के पास in any revenue officer by पटवारीज और अदर ऑफिसर्स चार्ज बदी, मतलब जो पीरियोडिकल आपका डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता क्योंकि वो पीरियोडिकल है। संदास मीनास title deeds and other documents purporting to be an evidence grants or assignment by government of land or any other interest। एक बार रीड कर लेना है, बस यही है। तो रजिस्ट्रेशन में से यही आप करो, दिस इज़ मोर देन इनफ। ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से आपको नोट से कर लेना है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर रजिस्ट्रेशन का आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मैं आपको बता दूं 5 मार्क का आएगा रजिस्ट्रेशन, जितना मैंने करवाया दैट इज़ मोर देन इनफ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग करते हैं और ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर्स करेंगे। मैं बता दूं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखा है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचा है ना, 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं, वो कर लेंगे हम लोग।